कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुदरबा कंपनीज एंड मुदरबा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो पाकिस्तान में इन 1980 जियाउल हक इस्लामाइजेशन को ज्यादा प्रमोट किया था। ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान, यानी 1980 में जब जियाउल हक की हुकूमत थी तो उसने इस्लामाइजेशन कर दी थी और तमाम जो इंस्टीट्यूट थे वो पाकिस्तान में ऑपरेट इसी तरह कर रहे थे। दी मुदरबा कंपनीज एंड मुदरबा के तौर पे सारी कंपनीज काम कर रही थी, जिसे आप कहते हैं फ्लोटेशन एंड कंट्रोल। दी मुदरबा कंपनीज एंड मुदरबा, ठीक है, क्या इसे कहते हैं? फ्लोटेशन एंड कंट्रोल कहते हैं। एक इसका एक ऑर्डिनेंस उन्होंने 1980 में पास किया एंड मुदरबा कंपनीज एंड मुदरबास रूल्स 1981 ये बने, वर promulgated in the early 80s by the government of Pakistan। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको एक्सरसाइज किया मुदरबा कंपनीज को, और मुदरबा के जो रूल्स थे उनको इम्प्लीमेंट करवाया। ये जियाउल हक 1980 के ड्यूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा if you can see what I am going to share you is structure of मुदरबा। स्ट्रक्चर ऑफ मुदरबा अगर देखें, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ आए। रेगुलेटर होता है इसमें ना, एक रेगुलेटर होता है। तो दिस सेक्टर इज मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय रजिस्ट्रार। इसमें रजिस्ट्रार होते हैं। मुदरबा कंपनीज एंड मुदरबास जो होते हैं ये अंडर SECP काम करते हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP के अंडर काम करते हैं। मुदरबा मैनेजमेंट कंपनी एक होती है जिसको मुदरब हम कहते हैं, यानी वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होते हैं जो उसको चला रहे होते हैं। और उसके अलावा जो मुदरबा फंड है ये एक पूल ऑफ मनी होती है रबीउल माल की, यानी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस्लामिक फाइनेंस में जैसे वो पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा इकट्ठा होता है, म्यूचुअल फंड्स भी उनको कह देते हैं, और उनको फिर शरई असूलों के मुताबिक उनको आगे इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसे कहते हैं पूल ऑफ मनी ऑफ रबीउल माल, और इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और दूसरी साइड पे अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें एक रिलीजियस बोर्ड होता है जो कि फतावा देता है। रिलीजियस बोर्ड अथॉरिटी विच सर्टिफाइज दैट प्रोस्पेक्टस ऑफ द मुदरबा इज शरिया कंप्लेंट, यानी जो इसका प्रोस्पेक्टस है या जो इसका कारोबार करने का तरीका होगा वो इस्लामी शरिया के मुताबिक होगा। उसमें कौन होता है? रिलीजियस बोर्ड के अंदर एक जस्टिस होता है, एक एक्स जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होता है, प्लस 2 स्कॉलर्स होते हैं, और वो स्कॉलर्स मजहबी स्कॉलर्स होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? प्रोस्पेक्टस के अंदर वो असूल जो है वो वजह करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, और उसके बाद फिर मुदरबा फंड जो है ना वो बनता है। तो होप्स हो कि आपको जो स्ट्रक्चर है मुदरबा का स्ट्रक्चर वो आपको क्लियर हुआ होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी स्ट्रक्चर ऑफ मुदरबा? यस सर। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके रूल्स रेगुलेशंस की तरफ। Wait a while till I am going to share you rules and regulation for Rabiul Mal। बाकी लोगों की आवाज नहीं आई, बाकी लोगों की आवाज नहीं आई, कफायत सिर्फ आपकी आवाज आई है कि मुझे क्लियर है। बाकी भी मेरे साथ बोल के बताएं ना जी कि हम सर। इधर ही हैं। जी सर। यस सर। अच्छा ठीक है, आप दोनों बहनें एक ही डिवाइस पे यस सर। अटेंडेंस लगानी ना बात। यस सर, दोनों बैठे हुए हैं। गलत ना अटेंडेंस लगवा दें। सर दोनों। रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ रबीउल माल।
रबीउल माल हैज नो राइट टू आस्क व्हाई यू मेक दिस डिसीजन। यानी जो फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला है वो कभी भी ये नहीं पूछ सकता कि आप ये जो फाइनेंस है ये इसका यहाँ पर डिसीजन क्यों किया, यहाँ पे क्यों लगाया। दूसरा सेकंड इसका रूल ये होता है कि ओनली रबीउल माल कैन इन्वेस्ट, सिर्फ वही इन्वेस्ट कर सकता है, कहीं और कहीं से आप पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते। ऑल एसेट्स आर ओन्ड बाय रबीउल माल, तमाम एसेट्स रबीउल माल के कहलाएंगे, वो मालिक कहलाएगा। ही हैज राइट टू चेक एंड बैलेंस ऑन मुदर्रब बट हैव नो राइट टू इंटरप्रेट इन मुदर्रब डिसीजन मेकिंग। उसका राइट है कि वो चेक करे कि उसका बैलेंस कितना है, उसका प्रॉफिट कितना है, लेकिन कोई राइट नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इंटरफेयर करे। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे रूल्स इसके लिए खत्म नहीं हुए। लेट मी शेयर फर्दर मोर। ही कैन नॉट इंटरफेयर इन मुदर्रब बिजनेस, जो भी वो बिजनेस कर रहा है उसके अंदर वो इंटरफेयर नहीं कर सकता। नॉट आस्क अबाउट मनी एंड इन्वेस्टमेंट, यानी पैसे और इन्वेस्टमेंट के बारे में वो पूछ नहीं सकता। ही प्रोवाइड ओनली कैपिटल, लॉस ओनली बियर बाय रबीउल माल। अच्छा, लॉस होगा तो उसका जिम्मेदार भी वही होगा, पूछ भी नहीं सकता, और जिम्मेदार भी लॉस का वही होगा, उसी को बियर करना होगा। इफ लॉस डन बाय मुदर्रब बट लॉस बियर बाय टुगेदर, ठीक है, ये निग्लिजेंस, अगर मुदर्रब जो है उसकी निग्लिजेंस होती है, मतलब वो बिजनेस को सही हैंडल नहीं करता, कहीं पे ये साबित हो जाए, तो फिर लॉस दोनों पर डिवाइड होता है। ऑल एसेट्स ओन्ड बाय रबीउल माल, जितने भी एसेट्स होंगे वो रबीउल माल जो है उसका मालिक बनेगा, किसी कोई और उसका ओनर नहीं कहलाएगा। तो ये बातें आपको यहां तक क्लियर होगी, लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुए। लुक एट इट, ऑल एक्सपेंसेस आर बीइंग बियर्ड बाय रबीउल माल। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस रेंट एटसेट्रा, वो जो इन्वेस्टर है रबीउल माल जिसको कहते हैं, वही मतलब उसको बियर करेगा। लॉस विल बी बियर्ड बाय रबीउल माल। प्रॉफिट रेशो विल बी प्री डिफाइंड, लेकिन प्रॉफिट रेशो जो मुदर्रब है या ये रबीउल माल जिसको हम कह रहे हैं, ये इनमें पहले डिसाइड होगा, जो प्रॉफिट उस रेशो के मुताबिक प्रॉफिट की शेयरिंग होगी। यहां तक बातें आपको क्लियर होगी? जी सर। ओके, अब मुदर्रब के रूल्स रेगुलेशंस की बात करते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस आर बियर्ड बाय ओन, यानी जो जाती उसके एक्सपेंसेस होंगे वो बिजनेस से नहीं करने उसने। इफ मुदर्रब हायर्ड एनी एम्प्लॉय देन कंपनी विल पे देयर एक्सपेंसेस, और अगर मुदर्रब कोई एम्प्लॉय हायर करता है, कोई मैनेजर, कोई कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह वगैरह, तो उसका कंपनी पे करेगी। इन केस ऑफ लॉस, हायर्ड एम्प्लॉय कैन नॉट आस्क अबाउट हिज सैलरी फ्रॉम मुदर्रब। और अगर लॉस हो जाता है, अगर लॉस हो जाता है और एम्प्लॉय हायर किया हुआ था, तो मुदर्रब जो है आस्क अबाउट हिज सैलरी फ्रॉम मुदर्रब, तो उसकी सैलरी के बारे में फिर मुदर्रब से ही पूछा जाएगा, वही उसकी सैलरी पे करेगा, फिर बिजनेस पे नहीं करेगा। ठीक है, इन्वेस्टर जो है यानी रबीउल माल जिसे हम कह रहे थे, वो बंदा पे नहीं करेगा, फिर मुदर्रब जिसने हायर किया था लॉस की सूरत में, उसकी सैलरी का जिम्मेदार भी वही होगा। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। ठीक है, मुदर्रब जो है दैट इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपर्टीज, उसको चाहिए कि वो अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक इन्वेस्ट करे, कहीं ऐसे ना डुबो ना दे पैसे। ऑल द पर्सनल एक्सपेंस विल बी बियर्ड बाय द मुदर्रब हिमसेल्फ, पर्सनल जाती एक्सपेंस उसने खुद बियर करने। मुदर्रब कैन हायर न्यू एम्प्लॉय एंड हिज सैलरी एक्सपेंस विल बी बियर्ड बाय द कंपनी, जो उसकी सैलरी है वो तो कंपनी यानी जो मुदर्रबा कंपनी है वही बियर करेगी। ठीक है, वो नए एम्प्लॉय को हायर कर सकता है, और ठीक है, मुदर्रब कैन हायर न्यू एम्प्लॉय एंड हिज सैलरी एक्सपेंस विल बी बियर्ड बाय द कंपनी। वो हायर वो करेगा, लेकिन उसके जो एक्सपेंस होंगे, सैलरी वगैरह, वो मुदर्रबा कंपनी पे करेगी। ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस थे आई वाज शेयरिंग यू। तो आज का लेक्चर जो है ये हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप क्वेश्चन अपने माइक ओपन करके कर लें। बाकी का जो टॉपिक, जो कंटेंट्स रह गए वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इज इट क्लियर?